हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टेंसेस की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंसेस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसे बनाने के भी कुछ रूल्स या नियम होते हैं। तो देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो पहला नियम हमें ये बताता है कि अगर हमारा कर्ता सिंगुलर या एक वचन में है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग हम एस या ईएस को जोड़ देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे वह सच बोलता है। अब इस वाक्य के अंत में हम देखते हैं क्या आया है? ता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा कर्ता एक वचन में होता है तो उसका क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी नियम के हिसाब से हम इसे बनाएंगे। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। वह सच बोलता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपका? बोलना। और बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। इसकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? स्पीक। तो ही स्पीक, इसके एंड में क्या लग जाएगा? एस या ईएस। तो ही स्पीक्स द ट्रुथ। वह सच बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रुथ। यहाँ पर ट्रुथ क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज पूरब से निकलता है। कि कैसे हम इसे तोड़ सकते हैं? सूरज निकलता है पूरब से। सूरज यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। तो निकलना क्या होता है? वर्ब। और कहाँ से निकलता है वो? पूरब से। तो पूरब से क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। तो हम उसी फॉर्म में से तोड़ देते हैं। सूरज निकलता है पूरब से। द सन, सूरज, द सन, निकलने की इंग्लिश क्या होती है? राइज। द सन राइजेज। इसके एंड में क्या लगा देंगे हम? एस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। क्लियर? चलिए अब दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हमारा कर्ता बहुवचन में होता है तो उन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग हम एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों में डिफरेंस देखा? अगर कर्ता एक वचन में है या सिंगुलर फॉर्म में है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ईएस जोड़ देते हैं।
लेकिन अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसे भी हम ट्रांसलेट करने के लिए तोड़कर दूसरे फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ हॉकी। हम जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से हम तोड़कर पढ़ते हैं, जिससे हमें बनाने में आसानी होती है। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं इस लाइन को? मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ? हॉकी। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो प्ले के संग हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। प्ले की तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले, क्या खेलता हूँ? हॉकी। आई प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम कठिन परिश्रम करते हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। परिश्रम करना या काम करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। वर्क। कैसा परिश्रम करते हो? कठिन। यू वर्क हार्ड। कठिन की इंग्लिश क्या होती है? हार्ड। यू वर्क हार्ड। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के भी अपने कुछ नियम होते हैं। पहला नियम कहता है ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता एक वचन में है या सिंगुलर फॉर्म में है तो वहाँ हम डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसे अब हम अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नहीं खेलता है इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ता है, ती है लगा इस सेंटेंस के अंत में, तो ये प्रूव करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसे देखते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे? वह नहीं खेलता है। वह क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट। तो इसे हमने कैसे ब्रेक किया? वह नहीं खेलता है क्रिकेट। और इसी तरीके से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। नहीं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सिंगुलर फॉर्म में है। जो हमारा कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीला गाना नहीं गाती है। इस सेंटेंस को भी हम ब्रेक करते हैं। शीला नहीं गाती है। क्या नहीं गाती है? गाना। शीला नहीं गाती है गाना। और इसी तरीके से हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। शीला नहीं की इंग्लिश क्या होगी? डज नॉट। गाती है, सिंग। गाना, अ सॉन्ग। शीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दूसरा नियम हमें बताता है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये नियम हमें बताता है अगर हमारा कर्ता बहुवचन में है या प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ हम डू नॉट के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप माइंड में फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसे इस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। हम पत्र नहीं लिखते हैं। इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे? हम
नहीं लिखते हैं पत्र। और इसी तरीके से हम इसे ट्रांसलेट भी करेंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा कर्ता किस में है? बहुवचन में है। तो यहाँ पर नहीं के लिए इंग्लिश क्या आएगी? डू नॉट। वी डू नॉट। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। वी डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर? एक और सेंटेंस के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। ये विद्यालय नहीं जाते हैं। इस सेंटेंस में हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन में है, तो यहाँ पर हम नहीं की इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट। वे के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? दे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ब्रेक करेंगे? वे नहीं जाते हैं। कहाँ नहीं जाते हैं? विद्यालय। क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर नहीं की इंग्लिश क्या यूज़ होगी? डू नॉट। वे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे। नहीं जाते हैं, डू नॉट गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। कहाँ नहीं जाते हैं? स्कूल। दे स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस का एक और रूल है जो हमें बताता है, अगर किसी वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं आए तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। इस सेंटेंस में क्या आया है? कभी नहीं। तो यहाँ पर हम डू नॉट का या डज नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज़ करेंगे? नेवर का। तो महेश नेवर टेल्स अ लाई, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पर हम वर्ब के संग एस या ईएस जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने डू नॉट या डज नॉट का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ईएस का यूज़ करेंगे। महेश नेवर टेल्स अ लाई। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम क्या हो तो क्या की अंग्रेजी के लिए व्हाट का उपयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग होता है। यदि हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या की अंग्रेज़ी व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर डू या डस का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम डस का। तो डू का हम यूज़, यदि हमारा कर्ता बहुवचन में है तो वहाँ हम डू का यूज़ करेंगे। यदि हमारा कर्ता एक वचन में है तो वहाँ पर हम डस का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग होगा। जैसा मैंने अभी बताया था, सिंगुलर नाउन के संग हम किसका यूज़ करेंगे? डस का। और प्लूरल नाउन के संग हम डू का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो डस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डस का यूज़ सब्जेक्ट से पहले होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। क्या वह खाना खाता है? इसे हम दूसरी तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या वह खाता है खाना, और इसी तरीके से हम इसे ट्रांसलेट भी करेंगे। यहाँ पर क्या, क्योंकि ये वह, क्योंकि इस सेंटेंस में वह इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस आपका सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर जो आपका कर्ता है वो एक वचन है, तो यहाँ पर क्या के लिए क्या यूज़ होगा? डस। डस ही
खाने की इंग्लिश क्या होती है, वो खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और खाने को हम क्या कहते हैं, फूड। डज ही ईट द फूड? क्लियर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या सीता पढ़ती है? सीता क्योंकि यहाँ पर एक वचन में है तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश होगी, डज। डज सीता रीड? आई वी यू दे के साथ सहायक क्रिया डू का यूज़ होता है। जैसे यदि हमारा कर्ता बहुवचन में है तो इस तरीके के वाक्यों में हम डू का यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? यहाँ पर क्या की इंग्लिश क्या होगी, डू। इस सेंटेंस को हम कैसे ब्रेक करेंगे, क्या तुम स्नान करते हो प्रतिदिन? क्या तुम स्नान करते हो प्रतिदिन? तो इसी तरीके से ट्रांसलेट करिए, डू यू स्नान करने की क्या आएगी, बाथ, और प्रतिदिन मतलब डेली। डू यू बाथ डेली? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वे तुम्हें पीटते हैं? इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, क्या वे पीटते हैं तुम्हें? इसी तरीके से बनाइए, क्या के लिए डू, वे की इंग्लिश दे, पीटने की बीट, और तुम्हें मतलब यू। डू दे बीट यू? यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ हो तो शब्दानुसार व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर का उपयोग सबसे पहले होगा। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या हमारा सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा था, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या, क्यों, कैसे, कब का यूज़ कहाँ हो रहा है, सेंटेंस के बीच में। वह वहाँ क्यों नहीं गया, वह कहाँ जा रहा है, यहाँ इन दोनों सेंटेंस में क्यों और कहाँ का यूज़ सेंटेंस के बीच में हुआ है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में व्हाट, वाई का यूज़ आप डू और डज से पहले करेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, व्हाट, वाई प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। वह कब सोती है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कब का यूज़ सेंटेंस के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर कब की जो इंग्लिश होती है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, जो कि सेंटेंस में जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लगेगी। वह कब सोती है, कब की इंग्लिश पहले हम लगाएंगे व्हेन, और फिर हम डू या डज में से किसी एक का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर जो करता है वो एक वचन में है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डज का। व्हेन डज, वह की इंग्लिश क्या होती है, शी, और सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। व्हेन डज शी स्लीप? यह बच्चा अब क्यों रोता है? इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्यों, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, जो कि हम सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ करेंगे वाई, और वाई के संग हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि यह बच्चा मतलब एक सिंगल चाइल्ड है, तो सिंगल चाइल्ड मतलब सिंगुलर, जो आपका करता है वो कैसा है, सिंगुलर है। तो इसीलिए वाई डज दिस चाइल्ड, यह बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, दिस चाइल्ड, और रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। अब की इंग्लिश क्या होती है, नाउ। वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ? नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है? सेंटेंस पे स्पेशल मार्क किया है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। कौन की इंग्लिश होती है हु, और ये बात ध्यान रखिएगा कि हु के संग हम डायरेक्ट वर्ब का यूज़ करते हैं, और हमारे सेंटेंस में वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। हु टीचेज यू
हिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ पर कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। विच जो होता है वो सिलेक्शन को शो करता है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वो क्या शो कर रहा है, कौन सी पुस्तक। कौन सी पुस्तक की इंग्लिश क्या होती है, विच बुक। तो हम विच बुक को स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद हम डू या डस का यूज़ करेंगे और फिर आगे सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कौन सी पुस्तक, विच बुक, डू, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो बहुवचन में, इसलिए हम यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। विच बुक डू, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, और पढ़ते हो रीड। विच बुक डू यू रीड। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो या मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।